हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडेड पर। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 48 जो कि पार्ट डिलीवरी को डिफाइन करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। देखते हैं। वेयर एन अनपेड सेलर हैज़ मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लाइन ऑन द रिमाइंडर। जहाँ पर एक अनपेड सेलर किसी गुड्स की पार्ट डिलीवरी करता है, मतलब उसका कुछ हिस्सा सेलर बायर को भेज देता है और कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, वो अपने पास जो उसके पास बची हुई गुड्स है उस पर वो अपना अधिकार, पोजेशन रखने का अधिकार वो यूज़ कर सकता है, जिसे राइट ऑफ लाइन कहते हैं। अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज़ बीन मेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज टू शो एन एग्रीमेंट टू वेव द लाइन। जब तक कि ये पार्ट डिलीवरी ऐसे बनाई जाती है, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर बनाई जाती है, एक एग्रीमेंट को शो किया जाता है जहाँ पर वो अपने लाइन के राइट को वेव कर सकता है। ओके, where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of line on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the line. इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। Where an unpaid seller has delivered a part of the goods, he may exercise his line on the remainder. जहाँ पर अनपेड सेलर ने जो गुड्स का एक पार्ट डिलीवर कर दिया है, वो उसके पास जो रिमाइंडर बचा हुआ है गुड्स का पार्ट, उस पर वो अपना लाइन का राइट यूज़ कर सकता है। इसमें केस देख लेते हैं। ग्रीस वर्सेस रिचर्डसन। इसमें क्या था? द सेलर्स हैड डिलीवर्ड अ पार्ट ऑफ द 3 पार्सल्स ऑफ टी कंप्राइज्ड इन द सेल। सेलर ने एक पार्ट डिलीवर कर दिया था, 3 पार्सल्स जो कि टी का था, एंड दे हैड नॉट बीन पेड फॉर द पार्ट विच रिमेन्ड विद दैम। बायर ने उनके लिए पे नहीं किया था जो कि सेलर के पास बच चुका था, मतलब डिलीवर करने के बाद जो पार्ट बच चुका था उसके लिए बायर ने उसे पे नहीं करा था। दे वर अलाउड टू कीप इट टिल पेमेंट ऑफ द प्राइस। तो सेलर को अनुमति थी कि वो अपने पास उन गुड्स को रख सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट नहीं कर दी जाती है, जो कि उसके पास रिमाइंडर बचे हुए है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। वेयर डिलीवरी ऑफ अ पार्ट इज इंटेंडेड एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, द लाइन इज लॉस्ट। जहाँ पर गुड्स की कुछ जैसे गुड्स हैं, उसकी कुछ पार्ट डिलीवरी कर दी है सेलर ने और उसे ही ये माना गया कि डिलीवरी पूरी हो चुकी है, तो वहाँ पर कोई लाइन का अधिकार नहीं होता है। इफ़ बोथ पार्टीज इंटेंडेड एज अ डिलीवरी ऑफ द होल देन इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ द होल। जबकि दोनों पार्टी मतलब सेलर और बायर इसे पूरे गुड्स की डिलीवरी मान लेते हैं, तो वो डिलीवरी ऑफ द होल होगी। यदि इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी होती है जो उसे डिलीवरी ऑफ द होल नहीं मानती है, तो वो इस डिलीवरी ऑफ द होल नहीं होकर डिलीवरी ऑफ द पार्ट डिलीवरी होगी, पार्ट डिलीवरी होगी वो। बट इफ आइदर ऑफ द पार्टीज डज नॉट इंटेंड एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, इफ आइदर ऑफ देम डिसेंट्स देन इट इज नॉट द होल, इट इज नॉट अ डिलीवरी ऑफ द होल। ओके, इसमें आगे पॉइंट देख लेते हैं। The party who alleges that part delivery was intended to operate as delivery of the whole has to prove that fact। जो पार्टी ये कहती है कि पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी माना जाएगा, उसे ये पार्ट अपनी प्रूव करना होगा। Where the contract envisages delivery of the goods by installments, that the buyer's default in paying for one installment does not entitle the seller to stop delivery of the rest of the installments। जहाँ पर पार्ट डिलीवरी की जाती है, पार्ट डिलीवरी नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी की जाती है, तो वहाँ पर अगर बायर के द्वारा एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया गया है, तो वो सेलर एंटाइटल नहीं हो जाता है कि वो डिलीवरी को रोक देता है, जब तक कि अनलेस द बायर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट नहीं होता, या द बायर्स डिफॉल्ट अमाउंट्स टू रेपुडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट। बायर का डिफॉल्ट ऐसा होता है कि वो होल कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर देता है, रेपुडिएट कर देता है। ये था सेक्शन 48 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 का। इसमें पार्ट डिलीवरी पढ़ा हमने। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 टर्मिनेशन ऑफ द लाइन। आज के लिए इतना ही। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।